हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में हम भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पर आपके लिए पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कहाँ का पैदल अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो जब भी उपराष्ट्रपति की बात आए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पर बैठते हैं या किस पोस्ट की इन्हें सैलरी मिलती है। तो एक्चुअल में जो इन्हें सैलरी मिलती है राज्यसभा के सभापति के रूप में। वाइस प्रेसिडेंट के नाम की इनको सैलरी नहीं मिलती, इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का जो है सैलरी दिया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ के अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पर आपको टिक करना है राज्यसभा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो कलेक्शन है वो इससे रिलेटेड ही आते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है। जब भी पूछा जाए राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है तो 63 याद रखिएगा, और 63 से लेकर 71 अगर आप देखें लास्ट का, ये सारे के सारे आपके जो आर्टिकल है किससे संबंधित है, वो आपके उपराष्ट्रपति। जैसे आपको याद रखते हैं 52 पे क्या है, प्रेसिडेंट। 52 पे क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वहां पे जब मैंने आपको एक ट्रिक शेयर करी थी, आप सेशन में जाइएगा, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स को लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक्स मैंने वहां पे शेयर करा है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिएगा सभी जो आपके, अभी पहले मैं लिस्ट दे रही हूँ, एक बार आप समझ लीजिए, इसका भी शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी शेयर करा हुआ है। 63 से लेकर 71 तक कैसे याद रखना है या भी किस आर्टिकल में कौन आता है। तो 63 में उपराष्ट्रपति आते हैं। उपराष्ट्रपति जब अपॉइंट किए गए हैं तो वो किसी ना किसी पद पर तो काम करेंगे। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट नाम का कोई सीट तो है नहीं, वो कहाँ पर काम करते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में। अगर आप चीजों को समझे लाइन बाय लाइन तो आपको आर्टिकल लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको सीरीज बस याद रखना है कि अगर अपॉइंटमेंट हुआ है, अगर ये कोई व्यक्ति है, अगर इसको अपॉइंट किया गया है तो ये किसी ना किसी सीट पर तो बैठेगा। तो ये जो है वो वाइस प्रेसिडेंट 63 आर्टिकल में है, और ये जो बैठकर काम कर रहे हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो इसकी आर्टिकल क्या होगा, 64। बस एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाइएगा, आर्टिकल आपके लाइन से आते जाएंगे। फिर आपका 65 पे, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, अपॉइंट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हुए हैं, काम राज्यसभा में कर रहे हैं राज्य सभापति के रूप में, तो इनका एक्चुअल में क्या है कि जब सभापति के रूप में काम करना था तो सभापति को ही लाते ना, वाइस प्रेसिडेंट को क्यों बैठाया है। तो वाइस प्रेसिडेंट को इसलिए यहाँ पे काम यहाँ पे बैठते हैं क्योंकि इनका जो मेन वर्क है राज्यसभा का, अगर काम देखें, ये नहीं कि वहां पर जो सेशन हो रहे हैं उनको संबोधित करना, ये करना नहीं, वहां पर तो वो जब तक नहीं है मेन काम तब तक तो वहां पर है जो उनका काम सभापति के रूप में काम करना है। एक्चुअल में जो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट है वो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कामों को देखना। आपने सुना होगा काफी बार, किसी राष्ट्रपति का अगर डेथ हो गया है कार्यकाल के दौरान और उनका पद रिक्त हो गया है तो भारत के राष्ट्रपति का सीट तो खाली नहीं रह सकता ना। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे और इलेक्शन कमीशन से कहा जाता है विदिन 6 मंथ इलेक्शन कराया जाए और नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए। उसमें नए राष्ट्रपति के रूप में खड़े हो सकते हैं, या जो उपराष्ट्रपति है वो भी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन देकर अपना राष्ट्रपति के रूप में खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप सभी को आंसर देना है, अगर उपराष्ट्रपति ही, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए तो अब उपराष्ट्रपति तो चला गया, राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक के रूप में अपॉइंट किया गया था, अब इस सीट पर कौन काम करेगा और किसने किया है ये आपको बताना है। तो चलो अब यहाँ पे आपको पता चल गया, मैं आर्टिकल को लर्न करने का ट्रिक बता रही हूँ। 63 पर वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया, काम दिया गया कि आप राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करें, राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करेंगे। और 65 में बोला है क्योंकि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो आपको जो मेन है वाइस प्रेसिडेंट का काम जो रहता है वो है जब भी प्रेसिडेंट अपनी सीट पर ना हो, बीमार हो गए हो, डेथ हो गई हो, ठीक है, तो या फिर उन पर महाभियोग जो कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है, ऐसा अगर सिचुएशन आती है देन वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है,
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करें। 65 तक हो गया। अब हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? 66। अब बैठ गए हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। भाई अगर हम कह रहे हैं बैठे हैं तो ये तो बताइए, जो भी व्यक्ति है वो कहेंगे हम भी एलिजिबल है। अब उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वहां पे जो भी रहेंगे सदस्य वो उनके लिए भी तो रहेगा वाइस प्रेसिडेंट। चलो वाइस प्रेसिडेंट का काम ये रहता है, राज्यसभा में बैठते हैं, जब नहीं होंगे तो प्रेसिडेंट के रूप में बैठेंगे। तो चलो हम भी देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन कैसे किया जाता है इनका? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। इसमें दोनों बोथ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं इनके निर्वाचन में, तभी ये बनते हैं। अब 67 में है भाई, बन गए हैं तो कितने साल के लिए? तो 5 इयर्स, आप सभी को मालूम है 5 साल का कार्यकाल होता है। 68 में कहा गया कि सब लाइन से आ रहा है, अपॉइंटमेंट हर एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं, तो इसमें आप रटिएगा नहीं, बस समझिए और बस टिक करते जाइएगा। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति की पद को रिक्ति, जो भी स्थान खाली है पद रिक्ति या जो समय ड्यूरेशन है उसके आकस्मिक रिक्ति। अब भाई वाइस प्रेसिडेंट भी तो यहाँ पे नहीं रहा, तो मैंने उस समय आपसे नाम पूछा है, क्योंकि अब मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि आपको आंसर देना है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति के रूप में इलेक्ट हो गया देन कौन आएगा। तो इसका आर्टिकल 68 है। 69 में क्या है? शपथ आ गया है। 70 में आपका आ गया उनके कर्तव्य, जो अभी आपको बताया था। और 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या कोई भी विषय है वो किसके पास जाएंगे, कोई भी बात विवाद या कुछ भी दिक्कत होता है तो उसके लिए कहां पर इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, इन सभी चीजों को भेजा जाता है। आर्टिकल 71 में बोला गया है ये सारे मामले कहां पर जाएंगे, तो वही सुप्रीम कोर्ट में ही जो भी डिसीजन होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई विषय है तो उस पर, क्योंकि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित विषयों को अगर लोकसभा राज्यसभा में लाया जाएगा तो फिर कहाँ रह गया, क्योंकि जो मेन है उनको लोकसभा राज्यसभा में कहा, उनको फिर कहा जाना है चीफ जस्टिस, मतलब कि आपका मुख्य न्यायाधीश। तो ये है आर्टिकल। नेक्स्ट है संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्ता किससे सलाह दे सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्ता किसे सलाह देगा? तो हमने कहा है अगर स्टेट का नाम नहीं है, और ऑप्शन भी चेक करिएगा, स्टेट से रिलेटेड अगर नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमीशन का कौन करता है? राष्ट्रपति। तो जो अपॉइंटमेंट कर रहा है उसी को बताएगा ना। राष्ट्रपति ने किस वर्ष में 2 मुख्य चुनाव आयुक्ता को नियुक्त किया? अब कहेंगे ये भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है, याद करते हैं बार बार, माइंड से स्किप हो जाता है कि कब से ये कॉन्सेप्ट आया, तो 1989 से। अब आप इसको याद करने का तरीका ये थोड़ा सा है, चीजें उनको याद रखिए तो कभी नहीं भूलेंगे। 1950 आपको सभी को मालूम है, जब से चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया, हम संविधान बना उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया, उसके बाद टिल 15 अक्टूबर 1989, ये डेट याद रखिएगा पूरा ईयर सहित। 89 तो अभी आपने लगाया ना 15 अक्टूबर, तब तक ये कॉन्सेप्ट रहा कि एक इलेक्शन कमीशन रहेगा, मतलब 1 मेंबर बॉडी, यहाँ पर केवल 1 चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में काम किया। मगर 16 अक्टूबर, देखिए 15 के बाद 16 कोई दिक्कत भी नहीं है, 16 अक्टूबर 1989 वोट जब वोटिंग का जो एज था वो चेंज किया गया था। आप सभी को मालूम है 21 की जगह 18 कर दिया। वोट देने का अधिकार अब कितने साल से? 18 की एज से है। तभी डिसाइड किया गया कि अब क्योंकि 18 अगर देखे यूथ भारत पे इतने हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम भी बढ़ गया है। जब काम बढ़ गया तो उनको संभालने वाले लोग भी बढ़ने चाहिए, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर को और अपॉइंट करने का यहाँ पे विचार किया गया। और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हमेशा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर स्टेट कमिश्नर की बात करें तो उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाएगा। सिंपल सा अपॉइंटमेंट का मैंने ट्रिक आपको बताया था। अगर जब भी सेंट्रल की बात आए तो प्रेसिडेंट को टिक करेगा, स्टेट की बात है तो गवर्नर को टिक करेगा, राज्यपाल को टिक करेगा। तो यहाँ पे काम को देखते हुए क्या क्या 2 मेंबर बढ़ाने की बात की गई। कब से? तो अगर यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा पीछे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि कब से 2 और इलेक्शन कमीशन को लाने की बात की गई,
तो ये बात आपका कब से है? 1989 से। ठीक है, जब एज, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर तो बड़े ही बड़े, और प्लस जो एज का रेशियो है वोटिंग का, वो भी आपका 21 से कितना हो गया? 18, इसलिए बड़ा था। ठीक है, अब ये क्या हो गया है? मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। फिर क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद इन्होंने इसको खत्म कर दिया जन 1919 में। अब क्या हो गया? फिर से अकेले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर आगे चलकर फिर से लागू किया गया 1993 में। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किए 2 और इलेक्शन कमिश्नर, और जो कि अभी तक कम काम कर रहे हैं मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में। तो आज भी आपको 3 याद करने होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। बी.एस. रमा देवी वाज द फर्स्ट वीमेन टू बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है? तो एट प्रेजेंट जो भी आपके रनिंग है, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अपने एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग उस समय कौन है आपको याद रखने हैं। तो श्री सुशील चंद्रा जो है 24 नंबर के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने चार्ज लिया है 13 अप्रैल 2021, और जिन्होंने किसकी जगह पर आए हैं, तो ये जो है सुनील अरोड़ा जी के जगह पर आए। CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 324 जो आर्टिकल है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। क्या काम रहता है? इलेक्शन कराना, स्टेट में, सेंट्रल में, कितनी एज पर होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, किसको जो सिंबल्स होते हैं वो प्रोवाइड कराना, सारी चीजें इलेक्शन से रिलेटेड। उस समय क्या क्या रूल्स होते हैं, कितने टाइम तक आप अपने प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सारा A to Z आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि हम इनका अपॉइंटमेंट और इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो सैलरी जो होती है चीफ इलेक्शन कमीशन की कितनी होती है, किसके बराबर होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल रहती है। इसके बाद है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अ टर्म, कितना कार्यकाल होता है? ये काफी बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, 6 और 65, क्योंकि मोस्टली लोग जब याद करते तो 5 ईयर याद है, सरकार 5 साल के लिए है तो अपॉइंटमेंट भी 5 साल का, ऐसा नहीं है। 6 और 65 के लिए अपॉइंट किया। अब आप कहेंगे 6 और 65 क्या है? मतलब कि अगर कोई 62 में अपॉइंट किया है तो क्या वो 6 साल कंप्लीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसका एज ऑफ 65 उसको रिजाइन देना होगा। अगर कोई 58 में अपॉइंट किया गया है या 55 में अपॉइंट हुआ है तो वो 6 ईयर आराम से कंप्लीट कर लेगा। मतलब जो भी पहले आ जाए, 6 ईयर आ जाएगा तो 6 ईयर तक कंप्लीट करेगा। अगर 65 एज आ गई है देन रिटायरमेंट हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज यूजुअली अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एंड मोस्टली फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि IAS के या आपके जो सिविल सर्विस वाले हैं वही यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये रहा पूरा लिस्ट। यहाँ पर आपको मैंने फर्स्ट फीमेल तो बता दी है, फर्स्ट मेल आपका यहाँ पे काफी बार पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट है ही 1950 में जो अपॉइंट किए गए थे, सुकुमार सेन। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 1950 में जिसे अपॉइंट किया गया था वो सुकुमार सेन। सुशील अरोड़ा को रिप्लेस किया है किसने? यहाँ सुनील अरोड़ा को रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा ने। तो यहाँ पे ये दो नाम आपको याद रखने हैं, मतलब कि सबसे पहले और प्रेजेंट में भी किसने किसको रिप्लेस किया गया है। अब आप ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर करा है, मगर आपको इलेक्शन कमिश्नर का लिस्ट नहीं पढ़ना है। मतलब कि ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लिस्ट है, जिसमें भी आपको मैंने यहाँ पे पहला और लास्ट में 2, बस इतना देखना है। फीमेल है तो आपको बीच में वो देख लेना है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के केवल एट प्रेजेंट कौन है, बस उनके नाम याद रखना है, जैसे राजीव कुमार है, अनूप चंद्रा पांडे, ये एट प्रेजेंट जो भी इलेक्शन कमिश्नर है उनको याद रखना है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आया है, मुख्य चुनाव आयुक्ता कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो यहाँ पर आपको अब इजी हो गया आंसर को टिक करना, 65। यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं 6 और 65, देन आपका वो भी ठीक होगा, या केवल 6 ईयर देंगे तब भी ठीक होगा।
फिर है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त किसे सलाह दे सकता है। अब देखिए, राज्य विधान मंडल के सदस्यों की अयोग्यता, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, इलेक्शन कमिश्नर जो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा किसे, तो अभी मैंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सेंट्रल की हम बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा ही करे जाते हैं। चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, चाहे कैग CAG कंट्रोलर की बात करें, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की बात करें, या फिर अदर्स बहुत से हैं अपॉइंटमेंट्स, वो सारे ये सभी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि राज्यपाल का भी अपॉइंटमेंट जो है फाइनली तौर पर राष्ट्रपति द्वारा, और स्टेट में भी दो आते हैं जिनको राष्ट्रपति करते हैं, एक तो राज्यपाल और दूसरा है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया था। बाकी तो सेंट्रल के तो सारे आएंगे, और इनके बाद राज्यपाल भी स्टेट लेवल पर सारे करेंगे। तो यहाँ पे किसे सलाह देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया राष्ट्रपति। तो आज के सेशन में हमने जो कंप्लीट करा, चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ शेयर करिए। बाकी जो भी और भी अदर्स इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपके साथ शेयर होता जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं सेशंस के, लाइव सेशन या रिकॉर्डेड सेशन, सब आपके साथ, आप सभी उन सबको अटेंड करते रहिएगा।